गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को हम कैसे जान सकते हैं, आइए देखते हैं। अभी तक के लेक्चर आपको समझ में आ गए होंगे, तो आगे चलते हैं। अगर कोई इंसान है, सपोज कोई इंसान है, ठीक है, सिंपल कोई इंसान है, ठीक। अगर मैं उसको अप साइड से काट दूं, मतलब अगर कोई इंसान ऐसे है तो ये मैंने उसकी गर्दन काट दी, ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पे क्या हो गया, अब मैं उसके लंग्स को देख सकता हूँ। यहाँ पे थोरेसिक कैविटी में जो 2 लंग्स हैं उसके, इस तरीके से काटा मैंने, अब ऊपर से मुझे दिख रहे हैं उसके लंग्स, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं, इसको समझते हैं। हम बात कर रहे हैं थोरेसिक कैविटी की जिसके अंदर लंग्स हैं। तो मैंने ऐसे बनाया, ठीक है, एक और लेयर है, सपोज 2 लेयर है, और इसके अंदर हमारे क्या है, लंग्स प्रेजेंट है, ऐसे दोनों बना देते हैं। क्लियर। अब इसके मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ। एक होता है वेंट्रल, इनको आप अच्छे से लिख लीजिएगा अपने, हाँ, टर्मिनोलॉजी लिख के एक पेज पे, अलग से पेज में बना लीजिएगा। वेंट्रल, एक होता है डॉर्सल, एक होता है लेटरल, और एक होगा आपका इन्फीरियर। सुपीरियर आप समझ जाएंगे, इन्फीरियर का उल्टा सुपीरियर होता है। तो अगर मैं कहूँ ये पूरा एक इंसान मैंने काट दिया है, ठीक है, तो इसके अंदर हैं सारे ये, और ये अंदर की तरफ है, मतलब ये लंग्स मतलब यहाँ हैं, ठीक है, हम ऊपर से देख रहे हैं तब दिख रहे हैं। क्लियर है। तो हम बात करते हैं आगे वाले साइड की। तो हम देखते हैं हमारे चेस्ट आगे से जो थोरेसिक कैविटी, ये पूरी की पूरी कैविटी को थोरेसिक कैविटी कहते हैं ये। तो इसके आगे से थोरेसिक कैविटी में आगे से चेस्ट के पास में हमारी एक बोन प्रेजेंट होती है, ऐसे कुछ कॉलर बोन, इसको क्या बोलते हैं, टाई बोन भी बोलते हैं, या इसका नाम होता है स्टर्नम। क्या होता है इसका, स्टर्नम। क्लियर है। जैसे मैंने ये बनाया था, ये इंसान था सपोज, ठीक है, अगर मैं इसको ये करूँ, इसके हाथ ये हैं, तो इसका ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे इसके लंग्स है दोनों इस साइड, ठीक है, तो इसके बीच से एक बोन निकल रही है, उसको हमने क्या बोला, उसको ही हमने बोला स्टर्नम, ठीक है। अब ये आगे की साइड से स्टर्नम है। कभी भी अगर मैं कोई इंसान बनाता हूँ, सपोज ये कोई इंसान है, ठीक है, ये कोई इंसान ऐसे खड़ा हो रखा है, कहाँ को खड़ा हो रखा है आपको पता नहीं लग रहा होगा, सिंपल सा, अगर ये यहाँ को फेस करके खड़ा है कोई इंसान, ठीक है, ऐसे ऐसे कोई इंसान खड़ा है, क्लियर है, इस साइड को फेस करके वो इस तरीके से खड़ा है। तो अगर मैं उसके नोज़ वाला पार्ट बोलूँ, मतलब आप अपनी बॉडी का पार्ट कर लो सीधे, तो अगर मैं उसके फ्रंट वाला पार्ट बोलूँ, जहाँ पे उसकी नोज़ है, माउथ है, आगे चेस्ट है, और नीचे की साइड अब्डोमेन है, नीचे पैर है, तो पूरा का पूरा वो साइड आगे की तरफ वाला कभी भी साइड अगर आप कहेंगे तो सिंपल भाषा में उसे वेंट्रल कहूँगा मैं। क्लियर हो गया। तो हमें पता लग गया आगे की साइड से जो ये आपको दिख रहा है अभी, ये क्या है, वेंट्रल साइड है, ठीक है। अब अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ, ये अभी भी ऐसे खड़ा है, ये इसका हेड है पीछे, ठीक है, तो अब ये कौन सी साइड है, तो इसको मैं डॉर्सल बोल सकता हूँ। क्लियर हो गया। अब लेटरल किसे बोलेंगे, लेटरल मैं बोलूँगा इस साइड वालों को, मतलब जो इसका ये वाला पोर्शन है साइड से, ठीक है, साइड वाला पोर्शन कौन सा कहलाएगा, लेटरल। अगर मैं इन्फीरियर की बात करूँ तो इन्फीरियर कौन सा कहलाएगा, नीचे वाला पार्ट। क्लियर हो गया इतना, कोई नहीं, अभी धीरे धीरे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे क्लियर होगा। तो मैंने बोला वेंट्रल वाला पार्ट क्या है आपका, स्टर्नम है। अभी स्टर्नम के पीछे की साइड पे क्या होता है, फिर आगे की साइड से तो लंग्स हो गई, हमारा नोज सारा पोर्शन हो गया, पीछे की साइड से हमको पता है हमारे क्या होती है, वर्टिब्रास होती है, ऐसे वर्टिब्रल कॉलम है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ, ये हमारी जो लंग्स, ये यहाँ से, अब हमारी जो लेटरल साइड है, लेटरल साइड यहाँ से बोल सकता हूँ मैं कुछ इस, अगर ये ऐसे था, ठीक है, तो लेटरल साइड में इनको बोल सकता हूँ ऐसे, यहाँ से कुछ रिब्स निकली होती हैं, ये आपने पढ़ रखा है स्केलेटल सिस्टम में, ठीक है। तो ये रिब्स निकली रहती है, तो रिब्स के बीच में ये जो गैप है, आपको ये गैप दिख रहा होगा, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल स्पेस,
ठीक है, मैं 2-3 चीज़ें, पहला तो हमने बोला कि हमारे जो वेंट्रल साइड पे क्या प्रेजेंट होती है, एक बोन प्रेजेंट होती है जिसका नाम क्या होता है, स्टर्नम होता है। वो रहती है आगे की साइड से, पीछे की साइड से हमने बोल दिया वर्टिब्रा रहती है। हमने बोला लेटरल साइड पे क्या प्रेजेंट होते हैं, रिब्स प्रेजेंट होते हैं। लेटरल साइड पे क्या प्रेजेंट होता है, रिब्स प्रेजेंट होते हैं। अब इन रिब्स के बीच में जो गैप होता है उसको हमने बोल दिया इंटरकोस्टल स्पेस। क्या बोला, इंटरकोस्टल स्पेस। अब बात करते हैं इंटरकोस्टल स्पेस पे कुछ ये बीच में खाली जगह नहीं होती, अगर खाली होगा तो कुछ भी ऐसे कैसे जगह हो जाएगी, ठीक है। तो ये रिब्स के बीच में जो ये घिरे हुए रहते हैं, ये एक मसल से घिरे रहते हैं। मतलब हर रिब्स के बीच में जो बीच में इंटरकोस्टल स्पेस है वो किससे बना रहता है, कुछ मसल से बना रहता है, जिनको क्या बोलेंगे, इंटरकोस्टल मसल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंटरकोस्टल मसल बोलेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है। तो अब इसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा, चलो मैं लिख के बता देता हूँ आपको। तो मैंने बोला वेंट्रल साइड पे क्या प्रेजेंट होता है, स्टर्नम। किसकी बात कर रहे हैं हम ये बात कर रहे हैं थोरैसिक कैविटी की। क्लियर हो गया। तो हमने डॉर्सल साइड पे हमने क्या बोला, वर्टिब्रास है हमारे। क्लियर हो गया। लेटरल साइड पे हमने क्या बोला, रिब्स प्रेजेंट होते हैं। इंफीरियर साइड पे हमने क्या बोला, ठीक है हमने इंफीरियर साइड तो बोला ही नहीं। तो ये जो बोन रहती है यहाँ से हमने बोला था रिब्स प्रेजेंट है। क्लियर है। अब ये जहाँ पे ये एक ऐसे त्रिभुजाकार होते हैं, ऐसे ट्राइंगल शेप्ड रहती है हमारी जो स्टर्नम रहती है, इसको बोलते हैं जिफॉइड प्रोसेस। क्या बोलते हैं, जिफॉइड प्रोसेस। इससे एक मसल निकल रही होती है जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था, जिसको हमने बोला क्या, डायफ्राम। तो ये इंफीरियर जो नीचे की तरफ रहता है उसे इंफीरियर बोलते हैं। तो नीचे की साइड से क्या रहेगा, डायफ्राम। बहुत बढ़िया। अब इनको हम क्यों पढ़ रहे हैं आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। मुझे भी पता है बहुत इजी है, पर हमको समझना है इनको, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, हमने बोला था इतनी बात समझ में आने के बाद आपको एक और बात समझ में आ जानी चाहिए, जो हमने पढ़े थे रिब्स, ठीक है। रिब्स के बीच में हमने बोला था मसल्स होती हैं। अब ये मसल्स रहती हैं दोनों साइड से, एक तो ये बाहर की साइड से भी है। अब मैं इसमें मतलब बाहर की साइड से, जैसे ये 2 पेन है, ठीक है, एक तो यहाँ की साइड से प्रेजेंट है, तो इसको हमने क्या बोला, बाहर की साइड से जो है तो उसको हमने इंटरनल एक्सटर्नल बोल सकते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, इंटरकोस्टल मसल बोल सकते हैं, बाहर वाली साइड से एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनसाइड की तरफ से। यहाँ पे मैंने दिखा आपको बाहर रहा है, लेकिन ये अंदर की तरफ से है, मतलब अब ये बात कर रहा हूँ मैं पीछे की साइड से, ठीक है। मतलब बाहर से तो आपको एक्सटर्नल मसल दिख गई और अंदर की साइड से होती है एक इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। अब आपको पता भी लग गया कि इंटरकोस्टल मसल्स जो होती हैं, इंटरकोस्टल मसल्स जो होती हैं वो 2 तरीके की होती है। एक तो होती है बाहर की साइड से और एक होती है कहाँ से, एक होती है अंदर की साइड से, मतलब एक के पीछे ही रहती हैं। ठीक हो गया, आपको ये भी पता लग गया कि इंटरनल और एक्सटर्नल मसल्स। अब बात करते हैं हम जो पढ़ाना चाह रहे हैं उस वाले की। हम पढ़ाना चाह रहे हैं ब्रीदिंग का मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो हम क्या पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में 2 ही चीज़ें आती हैं मेनली, एक इनहेलेशन आता है, एक एक्सहेलेशन आता है, एक पॉश आता है। तो पॉश का मतलब तो कुछ नहीं है, बीच में थोड़ी देर के लिए रुकना, वो पॉश हो गया। इनहेलेशन होता कैसे है, अब बताओ भैया हम इनहेल करते क्यों हैं, कैसे करते हैं, वो सारी कंडीशन हम पढ़ लेते हैं इसमें। तो इसके लिए हमने एक चीज़ बोली थी, हायर कंसंट्रेशन। बाहर पे क्या है, बहुत सारी गैसेस हैं और हमारे लंग्स के अंदर कम गैसेस हैं, ठीक है। तो क्या चले जाएगा अंदर, ऑक्सीजन चले जाएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इनहेलेशन समझने के लिए हमको एक छोटा सा नियम पढ़ना पड़ेगा, वो है बॉयल्स लॉ, ठीक है, बॉयल्स लॉ। अब आपको ये बहुत टफ लगेगा क्योंकि मैं इसमें थोड़ी सी लिखने वाला हूँ, लेकिन इसको कितने आसानी से हम समझ सकते हैं वो देखते हैं। तो बॉयल्स लॉ, बॉयल ने क्या कहा था, द प्रेशर इनसाइड अ कंटेनर। यहीं पे समझ लेना, आज के बाद आप भूलने वाले नहीं हो इसको। कंटेनर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। बॉयल्स ने कहा था ये, द प्रेशर इनसाइड अ कंटेनर
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अ वॉल्यूम। अब इस इतना लिख लिया आपने, अब इसको मिटा दो, इसको समझने की ज़रूरत नहीं है। इसको कैसे समझेंगे हम, बहुत आसान भाषा में। अब मैं बात करूं कि एक कंटेनर है, बॉयल ने क्या बोला था इस कंटेनर, अब मैं हिंदी में और इस कंटेनर के माध्यम से बताता हूं आपको, ठीक है। अब मैंने कहा एक कंटेनर है, उसमें क्या है, गैस के पार्टिकल्स हैं, बहुत बड़ा कंटेनर है, ठीक है। अब वहीं पे मैंने एक दूसरा कंटेनर भी बनाया जो कंपैरेटिवली उससे छोटा है। अब बताओ प्रेशर किसके अंदर ज़्यादा होगा, किसके अंदर ज़्यादा होगा प्रेशर, इस बड़े के अंदर ज़्यादा होगा। तो इनहेलेशन में क्या होता है, हमारे लंग्स के अंदर, हमारे लंग्स जब सिकुड़े हुए रहते हैं तो उनके अंदर प्रेशर कैसा रहता है, ज़्यादा रहता है। अगर प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो बाहर से कोई भी गैस आएगी क्या, गैस नहीं आ सकती, क्योंकि प्रेशर तो ज़्यादा है, हमारे लंग्स सिकुड़े हुए हैं, ठीक है। हमारे लंग्स, जब हमने एक्सहेल कर दिया, सांस बाहर छोड़ दी, तो हमारे लंग्स सिकुड़ गए, और लंग्स सिकुड़ गए तो छोटे हो गए, छोटे हो गए तो प्रेशर ज़्यादा रहेगा इसमें। अब हमको लंग्स को अपने बड़े करना है, जिससे क्या होगा, प्रेशर कम होगा लंग्स के अंदर। जैसे ही प्रेशर कम हुआ लंग्स के अंदर तो गैसेस क्या आ जाएंगी, अंदर चले जाएंगी, क्योंकि यही रूल है, कोई भी चीज़ क्या करती है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। लेकिन लंग्स जितना छोटा होगा उतना प्रेशर ज़्यादा होगा इसका, ठीक है। तो इतना प्रेशर ज़्यादा होगा, मतलब छोटी चीज़, बाहर तो पूरा बड़ा है, बाहर तो पूरा एटमॉस्फेयर है, उसके पार्टिकल्स दूर दूर है, और लंग्स के अंदर पार्टिकल्स बहुत नज़दीक आ गए, क्योंकि एक्सहेल कर दिए, सांस छोड़ दिए, छोड़ने के बाद सिकुड़ गए हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो आ नहीं पाएगा। तो इनहेलेशन के लिए हमको क्या, यही बोला बॉयल ने, उन्होंने सिंपल सा ये बोला कि वॉल्यूम पे डिपेंड करता है कोई भी प्रेशर, ठीक है। उन्होंने यही तो बोला था कि द प्रेशर इनसाइड अ कंटेनर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। जो भी इसके अंदर का प्रेशर रहेगा वो इसके वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा, ठीक है। वॉल्यूम जैसे भी होगा इसका उस पर डिपेंड करेगा। जैसे वॉल्यूम बड़ा है तो प्रेशर कम होगा, अगर प्रेशर वॉल्यूम कम है तो प्रेशर ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो हमने इसके इतनी बात हमें समझ में आ गई। तो बॉयल्स लॉ सिंपल सा इतना ही था। अब बॉयल्स लॉ काम कैसे आता है, हमने बोल दिया कि क्या होगा। अब हमने बोला कि हमने लंग्स का वॉल्यूम बढ़ाना है, तभी तो लंग्स का वॉल्यूम जैसे ही बढ़ जाएगा, वॉल्यूम मतलब साइज जैसे ही बढ़ जाएगा वैसे ही गैस अंदर आ जाएगी। जब तक छोटा है तब तक नहीं आ पाएगी। ये बात हमने ध्यान रख ली बहुत अच्छे से, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं कि थोरेसिक अब हम कैसे बढ़ाएं, ठीक है। तो अब हमने बात कर लिया था नीचे जब हमने पढ़ा थे इंटरकोस्टल स्पेस। अब इसको बहुत ध्यान से समझना, मैंने आपको यहाँ पे दो चीज़ें समझा दी थी। एक समझा दिया था मैंने क्या, इंटरनल इंटरकोस्टल प्रेशर, सॉरी मसल। अब जब भी हम इनहेलेशन करते हैं, क्या करते हैं, इनहेलेशन करते हैं, तो डायफ्राम के आसपास से हमारी एक नर्व जुड़ी रहती है, उसको बोलते हैं फ्रेनिक नर्व। क्या बोलते हैं, फ्रेनिक नर्व। रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। इसी के थ्रू हमारे ब्रेन से मैसेज आता है कि भैया आपको सांस की ज़रूरत है। कितनी सांस की ज़रूरत है यही डिपेंड करता है हमारे फ्रेनिक नर्व पे, ये कितना मैसेज लेके आते हैं। जैसे आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया, होता है ना ऑक्सीजन का लेवल कम, तो वैसे ही हम क्या करते हैं, उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। अभी हम सिंपल सी बात करते हैं कि इनहेलेशन कैसे होता है, मतलब हमारे बॉडी के अंदर अब इनहेलेशन होगा कैसे, ठीक है। तो हमने पढ़ा था यहाँ पे मसल्स रहती हैं जो दो तरीके की रहती हैं। अब जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स रहती हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स रहती हैं, जब हमें इनहेलेशन करना होता है वो रहती हैं क्या, वो रहती हैं रिलैक्स। और जो एक्सटर्नल मसल्स रहती हैं, एक्सटर्नल मसल्स, वो क्या करेंगी, बताइए क्या करेंगी, वो हो जाएंगी कॉन्ट्रैक्ट। अब आप बोलोगे कि कॉन्ट्रैक्ट होने से कैसे भैया स्पेस बढ़ जाएगा। अब मैं बताता हूँ आपको। सपोज ये मसल है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो ये मसल ऐसे आ जाएगी, उसके ऊपर आ जाएगी, नज़दीक आ जाएगी। तो नज़दीक आ जाएगी तो क्या होगा, स्पेस बढ़ जाएगा, स्पेस बढ़ जाएगा, अंदर का स्पेस बढ़ जाएगा, ठीक है। इस पर चिपके हुए थे, ये दूर थे, ठीक है। अब जैसे ये ऊपर को आए, सपोज एक बाल्टी है, सपोज एक बकेट है, ठीक है, ये एक बकेट है, तो इसमें क्या हुआ, इसका जो डंडा था वो कुछ इस तरीके से था। अब जैसे ही मसल सिकुड़ी ये ऊपर को आ गया। अब जैसे ही, जब भी आपको अगर इतना ज़्यादा ये ध्यान नहीं रह रहा है तो आप सिंपल सा समझिए, जब भी इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तब क्या होगा,
जब भी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी, तब क्या होगा, इनहेलेशन होगा। इनहेलेशन कैसे होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा और सांस कम से ज़्यादा की तरफ आ जाएगी। क्लियर हो गया। लेकिन उसी टाइम पे, जिस टाइम पे हमारे एक्सटर्नल वाले मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसी समय पे हमारे जो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया। उसी टाइम पे क्या हुआ, जो हमारे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल थे, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल थे, उन्होंने रिलैक्स किया। इतनी ही बात आपको याद रखनी है। तो इन दोनों की वजह से क्या हुआ, इनहेलेशन हो गया। सिंपल सी बात ये है। जैसे आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या हुई, कॉन्ट्रैक्ट हुई, और जो भी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है वो रिलैक्स हुई, तो ये दोनों ने क्या करा, बाहर वाली मसल्स तो क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हुई, तो हमारे जो डायफ्राम है वो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसमें तीन चीज़ें होती हैं जब भी आपका इनहेलेशन होता है। एक तो इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई, अगला इंटरनल वाली रिलैक्स हुई, एक्सटर्नल वाली कॉन्ट्रैक्ट हुई, इंटरनल वाली रिलैक्स हुई, तो इनहेलेशन हुआ। इसी के साथ साथ डायफ्राम क्या होता है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कभी कभी ये ध्यान में नहीं रहता, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आप ये सोच रहे होंगे ऊपर को आता है, नहीं जी, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये ऐसे सीधा हो जाता है। तो सीधा होगा तो ये नीचे की तरफ, पहले यहाँ पे था, पहले ऐसे करके यहाँ पे था, अब ये जब ये फ्लैट हो जाता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट जब हो गया तो ये ऐसे हो जाता है सीधा, तो भी इनहेलेशन होता है। मतलब तीन चीज़ें हुई इनहेलेशन के लिए। इतनी बात आपको याद रखनी है। अब आपको एक क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, बस आपको इतनी याद होनी चाहिए कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रहती हैं एट द टाइम ऑफ इनहेलेशन। अब बात करते हैं एक्सहेलेशन की। दो प्रोसेस पढ़ी थी हमने एक्सहेलेशन की। अब एक्सहेलेशन में क्या होगा, बिल्कुल उल्टा होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स थी वो करेंगी रिलैक्स। अब वो जैसे ही रिलैक्स करेंगी तो फिर से नीचे की तरफ चली जाएंगी और वॉल्यूम हो जाएगा कम। जब भी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स करती हैं तो लंग्स का वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लंग्स का वॉल्यूम कम होगा तो कोई भी चीज़ अंदर नहीं जा पाएगी। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स करेंगे, डायाफ्राम भी रिलैक्स करेगा। क्या करेगा, डायाफ्राम भी रिलैक्स करेगा। लेकिन जो इंटरनल वाले थे उनकी बारी है। अब इंटरनल वाले क्या होंगे, यहाँ पे वो होंगे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, वो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो एक्सहेलेशन होगा। इतनी बात आपको समझनी है। अब आप चाहे इसको लिख सकते हैं या देख सकते हैं। क्लियर होगी इतनी बात, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी पार्शियल प्रेशर, आज याद कर लेते हैं, ठीक है। पार्शियल प्रेशर होता क्या है, पार्शियल प्रेशर क्या होता है बच्चों, जब हम इनहेल करते हैं, क्या करते हैं, इनहेल किया आपने तो आपको ऑक्सीजन ही तो नहीं मिलती, क्योंकि उसमें 78 के आसपास तो नाइट्रोजन होती है। ऑक्सीजन तो 20 या 21% होती है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। 0 पॉइंट समथिंग जितना भी परसेंट होता है वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि हमारे लंग्स में मिक्सचर ऑफ गैसेस आते हैं, क्या आते हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस आते हैं, तो मैं क्या कह सकता हूँ, अगर मैं इनका प्रेशर, जैसे तीनों आ गए, नाइट्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, CO2 आ गया, तीनों चीज़ आ गए, तो मैं अब इनके लिए, जैसे नाइट्रोजन का प्रेशर कितना लग रहा है लंग्स के ऊपर, वो बात करूंगा तो मैं नाइट्रोजन का प्रेशर लिख दूंगा। लेकिन जब बहुत सारी गैसेस हैं तो उनके लिए प्रेशर को ही एक स्पेशल फॉर्म में बोल दिया जाता है, क्या, पार्शियल प्रेशर। क्या बोला जाता है, पार्शियल प्रेशर। बहुत अच्छा समझ रहे हैं आप, ठीक है। अब हम बात करते हैं पार्शियल प्रेशर को लर्न कैसे करें, ठीक है। ये पार्शियल प्रेशर मतलब आप समझ गए, सिंपल सा किसी मिक्सचर ऑफ गैसेस में से गैसेस का हम बात कर रहे हैं। अब ये कैसे होता है, ये क्या पढ़ा बच्चों हमने, ये हमारा लंग्स में से क्या, कहाँ पे होता है गैसेस एक्सचेंज, एल्वेलाई में हमने पढ़ लिया था इतना। अब ये बताओ कि एल्वेलाई में सबसे ज़्यादा क्या होगा, होता तो नाइट्रोजन है, लेकिन हम ये बोल सकते हैं ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है। क्लियर है, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के बाद अब हम ये बात करते हैं यहाँ पे
यहाँ पे सपोज हमारा हार्ट है, क्लियर है। अब ये हार्ट पे क्या आया, ये एक पाइप लगा दिया हमने हार्ट पे, ठीक है, हार्ट पे हमने लगा दिया पाइप, एक दूसरा पाइप भी लगा दिया। ये लंग्स समझ सकते हो एल्वेलाई को, ठीक है। फिर एक हार्ट से फिर से एक पाइप और लगा दिया हमने, और फिर से हमने एक और पाइप यहाँ से लगा दिया। अब समझते हैं ये मैंने बनाया क्या है, ठीक है। जैसे ही आपकी बॉडी में ऑक्सीजन आया तो ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ऑक्सीजन ने हार्ट की तरफ भेजा। यहाँ से मैं पहले बताता हूँ कि आपकी बॉडी में कहाँ से आ रहा है, हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया तो हार्ट ने क्या करा, आपकी बॉडी ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजा। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि उसमें ऑक्सीजन नहीं है। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या है कि CO2 का अमाउंट ज़्यादा है और ऑक्सीजन का अमाउंट कम है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मैं कहूँ कि ये ऑक्सीजनेटेड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लंग्स, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से ऑक्सीजनेटेड हो, ऑक्सीजन मिला उसे, यहाँ ऑक्सीजनेटेड हो गया। तो ऑक्सीजनेटेड का मतलब भी क्या है, ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, CO2 होगी लेकिन कम होगी, डिक्रीज अमाउंट में रहेगी, ठीक है। हार्ट में आया, हार्ट से क्या करा, अब यहाँ पे कुछ टिश्यूज़ है हमारे, यहाँ पे कुछ टिश्यूज़ है, इन टिश्यूज़ के अंदर इन्होंने ऑक्सीजन ख़त्म कर लिया था, ये भी डीऑक्सीजनेटेड हो रखे थे, ठीक है। अब क्या होता है देखो, अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, सबसे पहले कभी भी किसी भी एक गैस में, जैसे अगर मैंने ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोला तो उसमें किसी भी गैस का अमाउंट 0 नहीं होगा। पहली हमारी थ्योरी, अगर मेरी थ्योरी कहें तो, मेरी थ्योरी तो नहीं लेकिन ये थ्योरी हो सकती है क्या, अगर मैं ये कह सकता हूँ नो गैसेस इज एवर ज़ीरो, नो गैसेस इज एवर जीरो एनीवे, ठीक है। किसी भी कारण से, किसी भी तरीके से मैं ये नहीं कह सकता कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 का अमाउंट 0 है, मतलब कुछ न कुछ अमाउंट ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी और जो CO2 वाली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें ऑक्सीजन भी होगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 तो होगा लेकिन ऑक्सीजन भी होगा, लेकिन ऑक्सीजन का अमाउंट कम रहेगा और CO2 का अमाउंट ज़्यादा रहेगा। तो पहली कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी कि कभी भी कोई भी गैस 0 नहीं रहेगी। दूसरी चीज़, अगर मैं बोलूँ कि जो ऑक्सीजन है, जो मैक्सिमम वैल्यू CO2 की बात करते हैं, CO2 कभी भी आपकी बॉडी में, ठीक है, नॉर्मल रेंज में 45 mmHg से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसका प्रेशर, CO2 का प्रेशर 45 mmHg से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 45 होगी, क्लियर है। अब हम बात करते हैं 45 का, कहने का मतलब मेरा क्या है, जैसे यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ज़्यादा है तो यहाँ पे 45 mmHg क्या होगा, CO2 का प्रेशर होगा, क्लियर हो गया, इतना सही है। अब हम बात करते हैं किसकी, मिनिमम वैल्यू तो हमने हाँ, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, अगर मैं यहाँ कहूँ तो इसमें कितनी वैल्यू होगी CO2 की, CO2 तो है यहाँ पे भी, यहाँ पे भी CO2 तो है, तो CO2 की जो मिनिमम वैल्यू रहेगी, ये मैक्सिमम और मिनिमम वाला भी लिख लेना, वो 40 mmHg तो रहेगी ही रहेगी, इससे कम नहीं रहेगी। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो इसमें 40 mmHg जो प्रेशर रहेगा वो CO2 का रहेगा, इतना इसका मिनिमम रहेगा ही रहेगा। अगर मैं कहूँ कि CO2 बिल्कुल नहीं है तब भी इसमें 40 mmHg रहेगा। तो मिनिमम वैल्यू CO2 के पार्शियल प्रेशर की 40 mmHg रहती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे क्या ज़्यादा है, एल्वेलाई पे क्या ज़्यादा होगा, आप बताओ क्या ज़्यादा होगा, एल्वेलाई पे क्या ज़्यादा होगा। तो एल्वेलाई पे ज़्यादा रहता है हमारा ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन का ऐसा कुछ नहीं है कि 45 सबसे ज़्यादा होगा, इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू हो सकती है, कितने 90 से ऊपर ही रहती है ज़्यादातर, ठीक है। तो एल्वेलाई के अंदर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर रहता है वो 104 रहता है,
ठीक है, आप ध्यान से समझिए, इसके बाद मैं टेबल बना के आसानी से समझा दूंगा। अब मैं बात करूं कि मैंने क्या बोला कि यहाँ पे मैक्सिमम है तो यहाँ पे 45 CO2 है, ठीक है। तो यहाँ पे O2 कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू दोनों की 40 होगी। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ O2 का पार्शियल प्रेशर 40 है और यहाँ पे O2 का पार्शियल प्रेशर कितना है, 104 mmHg है। तो कहाँ से कहाँ की तरफ होगा जो फ्लो होगा, जहाँ ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ होगा। तो ऑक्सीजन को पता है कि इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और इसमें क्या नाम कहते हैं, ऑक्सीजन कम है। तो वो क्या करता है, इस पाइप के अंदर ऑक्सीजन डाल देता है, क्योंकि 104 से यहाँ पे तो 40 ही है, तो इसमें डाल देता है, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कितना था, मैंने बोला मिनिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो हम सांस ले रहे हैं तो उसमें तो कितना परसेंट रहती है, 0.something% रहती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे कम होगा एल्वेलाई के अंदर, और यहाँ पे तो मैक्सिमम वैल्यू है 45। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ डाल देगा और यहाँ से पार्शियल प्रेशर, क्योंकि पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे ज़्यादा है, लंग्स में कम है, तो लंग्स में क्या डाल देगा, कार्बन डाइऑक्साइड डाल देगा उसको बाहर, बॉडी से बाहर। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। अब हमने यही बोला, फिर यहाँ से हमारी बॉडी में यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, जैसे वहाँ से बॉडी में आता है तो बॉडी में क्या होता है, जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये ऑक्सीजनेटेड है, एल्वेलाई में तो सबसे ज़्यादा रहता है, ऑक्सीजनेटेड में इसका अमाउंट रहता है 95। हमने ऐसा नहीं बोला था कि 40-45, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 95 हो सकती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड अमाउंट कितना है, बॉडी में हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में हमारा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हमेशा 95 से ऊपर ही रहता है, नॉर्मल कंडीशन। अब मैंने यहाँ पे टिश्यू बनाया था, इसमें ऑक्सीजन कितना होगा, डीऑक्सीजनेटेड था तो इसमें 40 रहेगा ऑक्सीजन। क्लियर है। तो जैसे ही यहाँ पे कितना था हमारा, 95 ही आ रहा था, तो यहाँ पे कुछ सेल्स भी थी हमारी, हमने सेल्स बोला था, बॉडी में सेल्स होती हैं, तो हमारे 95 ही आ रहा था हार्ट से, एल्वेलाई से दिया, एल्वेलाई ने बॉडी में दिया 95 प्रेशर है, और इसके अंदर तो ऑक्सीजन ख़त्म हो चुकी है, तो लेकिन मिनिमम तो होगी 40, मिनिमम 40 रहती है, तो 95 ज़्यादा है कि 40 ज़्यादा है, तो 95 से सेल के अंदर चले जाएगी। सेल के अंदर क्या चलेगी, यहाँ पे बढ़ा दी उसने, 95 कर दी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे करी तो यहाँ पे क्या ज़्यादा था, CO2 ज़्यादा था, ठीक है। तो यहाँ पे CO2 कम था तो इसने अपना CO2 यहाँ दे दिया, यहाँ से फिर CO2 ट्रेवल करेगा, CO2 कितना बढ़ जाएगा, 45 बढ़ जाएगा यहाँ पे। अब इसको सिंपल मैं ये क्यों समझाना चाह रहा था, इसको एक टेबल के थ्रू समझ लेते हैं। अगर आपको पार्शियल प्रेशर याद करना है तो आपको सिंपल सा लिखना पड़ेगा O2 और CO2। हमने कहाँ की बात करी थी, एक तो एल्वेलाई की बात करी थी, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, इसमें कुछ नहीं है, इसमें आप समझ। फिर मैंने बात करी थी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये बोला था। उसी के बाद मैंने बोला था ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और एक और चीज़ पढ़ी थी हमने, डीऑक्सीजनेटेड सेल या टिश्यू, डीऑक्सीजनेटेड टिश्यू। तो अब मैंने एल्वेलाई में कितना ऑक्सीजन बताया था, सबसे ज़्यादा होता है, तो 104 mmHg, ये पार्शियल प्रेशर हो गया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी रहती है, तो मैंने कभी भी जब भी बोला था आपको कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा कितना रहेगा, अगर मैं उसकी मैक्सिमम की बात करूं, ठीक है, तो मैक्सिमम की बात करूं तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में हमेशा 95 रहेगा, ये बोला था। केवल एल्वेलाई में बोला था 104। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 कितना रहता है, मैक्सिमम कितना रह सकता है, 45, ये लिख सकता हूँ मैं, CO2 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में लेवल कितना होगा, 45। डीऑक्सीजनेटेड टिश्यू के अंदर भी कितना होगा, 45। मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है CO2 की, 45। कहाँ पे है देख लेना। अब एल्वेलाई के अंदर CO2 मैक्सिमम तो होगा नहीं, CO2 की वैल्यू कम से कम कितनी हो सकती है, 40 हो सकती है। क्लियर है। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या ज़्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा ऑब्वियसली। ऑक्सीजन कितना होगा, सबसे कम होगा, सबसे कम कितना हो सकता है, 40, सिंपल बात है। अब डीऑक्सीजनेटेड टिश्यू की बात कर रहे हैं, कितना ऑक्सीजन हो सकता है, कम होगा भैया, कितना होगा, मिनिमम कितना हो सकता है, 40। क्लियर है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा ज़्यादा होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कम होगा भैया, सिंपल सी बात है, 40। तो आपको सिंपल सी ये टेबल अगर याद हो गई तो सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना है, हमको दो चीज़ें याद रखनी है कि जो O2 होता है उसका जो मिनिमम वैल्यू रहती है वो 40 रहती है, वो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू रहती है वो रहती है 95। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का नॉर्मल कितना होता है, 95।
ठीक है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगा वो कितना रह सकता है, 45। मतलब अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो उसमें 45 क्या रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा। अगर मैं कहूँ कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पे मैं डीऑक्सीजनेटेड लिख देता हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिख देता हूँ, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, कम रहेगा। तो कम कितना रह सकता है, 40 mmHg। तो आपको ये 4 वैल्यू याद करनी है बस। CO2 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45 रहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 mmHg रहता है इसका प्रेशर। O2 का की वैल्यू 40 mmHg रहती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 रहेगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो रहेगा 95। एल्वेलाई का हमने पढ़ा था 104 mmHg। ठीक है, तो बाकी की क्लास हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आया है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको समझ में आया है, और अगर कोई भी डाउट है तो आप वो भी लिखें। ठीक है, हो सकता है कोई डाउट हो, आप दोबारा और तीसरी बार वीडियो को देखें, अच्छे से नोट्स बनाएं। थैंक यू।